नमस्कार सभी साथियों को कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी साथी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की तटस्थ होकर तैयारी के अंदर लगे हुए होंगे। एक बेहतर तैयारी जो हमें करनी है वो आप कर रहे होंगे दोस्तों। आज जैसे कि मैं बात करूं टॉपिक टेस्ट की, तो ये टॉपिक टेस्ट जो हमारा रहेगा 4 नंबर का रहेगा। और आज का टॉपिक टेस्ट में जो हमने विषय लिया है वो लिया है राजनीति विज्ञान। संविधान और राजस्थान के संदर्भ में जो क्वेश्चन हमारे पूछे जाएंगे उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन है इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलने वाले हैं। 50 क्वेश्चन है, 35 सही करते हो तो ये मान के चलो कि पॉलिटी की तैयारी आपकी बेहतर होगी, शानदार होगी। इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन को देखते हुए हमें आगे बढ़ना है दोस्तों। चलिएगा मैं शुरुआत करता हूं पहले क्वेश्चन से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष सभापति संविधान सभा की कौन सी बैठक में चुना गया था, यह आपको बताना है। सबसे पहले जो भी साथी जुड़ रहे हैं एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर एक क्वेश्चन का जितना उत्तर आप कमेंट करोगे उतना ही आपको याद होगा। और राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा की तीसरी बैठक के अंदर संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था, सभापति चुना गया था। संविधान का प्रथम प्रारूप जो 21 फरवरी 1948 को राजेंद्र प्रसाद को सौंपा था, जिसमें कितने अनुच्छेद व अनुसूचियां थी। इसके अंदर कुल 315 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। 315 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां इसमें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। कथन और भी है, आगे देखिए यहां पर भी कथन है, तो हमें ध्यान से देखते हुए आगे बढ़ना है। देखिए 16 जुलाई 1947 को संविधान सभा के दूसरे निर्वाचित उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी व वी.टी. कृष्णमाचारी को बनाया गया था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाया गया था। 14 अगस्त 1947 को बाहर संविधान सभा की बैठक रात 11 बजे प्रारंभ हुई थी। तीनों के तीनों कथन यहां पे सही है। आगे देखिएगा, श्रीमती सुचिता कृपलानी ने वंदे मातरम गान का प्रथम पद है वो गाया था, ये भी सही है। तो चारों कथन सही हुए हैं, तो उपयुक्त सभी ऑप्शन डी है जो आपका सही यहां पे रहेगा दोस्तों। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति की कुल कितने बैठकें हुई। प्रारूप समिति की कुल 141 दिन बैठकें हुई थी। कितने दिन? 141 दिन बैठकें हुई थी। संविधान सभा के किस सत्र के दौरान देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई? किस सत्र के अंदर हुई थी? 5वें सत्र में। किसमें? 5वें सत्र के अंदर। क्वेश्चन तो यहां से देखिए, बेसिक आप सभी लगभग आज की पीढ़ी होशियारों की पीढ़ी मानी जाती है, फिर भी तैयारी शुरू नहीं की है तो तैयारी शुरू कर दो। तैयारी कर रहे हो तो उसको बेहतर बनाओ। मिनिमम दिन के 10 घंटे पढ़ाई करो। जितना आसान हम इस पेपर को मान रहे हैं उतना आसान ये पेपर नहीं रहेगा। कंपटीशन होगा और जो बेहतर तैयारी करके जाएगा उसकी सीट पक्की होगी दोस्तों। और उसी में यानी कंधा मिलाकर खड़ा है कुचामन ऑनलाइन क्लासेज आपके साथ, जिसके अंदर आपके साथ लाइव बैच और रिकॉर्डेड बैच, इनमें से ये आपके थ्योरी के लिए अपने नोट्स बनाने के लिए चीजें हैं। नोट्स बन गए, टॉपिक पढ़ा, उसके बाद उसके क्वेश्चन पढ़ो। और ये है शेड्यूल आधारित हमारी टेस्ट सीरीज, जिसमें कंप्लीट शेड्यूल आपको जैसे टेस्ट सीरीज में जाओगे तो पीडीएफ मिल जाएगी, उसको देख लो। 65 टेस्ट है, 40 टॉपिक टेस्ट, 25 मेजर टेस्ट, और इसको ज्वाइन करो। प्रत्येक टेस्ट अटेंड करो। पहले टेस्ट से लेकर जब 30वें 40वें पर पूगो तो आपको अपने आप पता चलेगा कि मेरी तैयारी को ऐसी हो रही है, कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं दोस्तों। तो इसके आज ही हिस्सा बनो। ऑफर है, आज के दिन ऑफर चल रहा है, तो जल्दी जाओ, ज्वाइन करो और लग जाओ तैयारी के अंदर। संविधान सभा के सदस्यों को किस सत्र से शपथ दिलाए जाने का प्रावधान किया गया था? सत्र दिलाए जाने का प्रावधान किया गया था 5वें सत्र से। किससे? 5वें सत्र से। नेक्स्ट है, इनमें से संविधान सभा का कौन सा सत्र मात्र एक दिन का हुआ था? तो जो 6वां सत्र था वो मात्र एक दिन का था। 6वां सत्र मात्र एक दिन का था दोस्तों। इनमें से कौन संविधान सभा की सदस्य नहीं थी? हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख, कांदबिनी गांगुली नहीं थी और मालती चौधरी भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? किसने रखा था? सत्यनारायण सिन्हा ने। सत्यनारायण सिन्हा ने। नेक्स्ट है, 16 मई 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है वो बताना है।
संघ में ब्रिटिश, भारतीय और राज्यों के प्रतिनिधियों से निर्मित कार्यपालिका और विधानमंडल होने चाहिए, पहला ही गलत है। प्रांतों को कार्यपालिकाओं और विधानमंडलों के साथ समन्वय बनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और प्रत्येक समूह द्वारा साझे तौर पर लिए जाने वाले अस्थायी विषयों के निर्धारित किया जा सकता है, यह भी गलत है। तो यहां पे सही की बात करूं, न तो एक सही है और न ही दो सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राज्य का नाम, सदस्यों की संख्या जिन्होंने 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के रजिस्टर में हस्ताक्षर किए सही सुमेलित नहीं है। पहली बैठक थी, उस दिन जो साइन किए गए थे, हस्ताक्षर किए गए थे, उनमें संयुक्त प्रांत से 42 थे, बंबई से 19 थे, बंगाल से 25 थे, पंजाब से 28 थे। तो ये गलत है, पंजाब से 28 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान सभा में दिए गए उनके समान भाषण में नई संघ यूनियन ऑफ ट्रिनिटी में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं था? नम्यता शामिल नहीं था, स्वतंत्रता, समता व बंधुता, ये तीनों शामिल थे। आगे देखिएगा, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ? तृतीय वाचन प्रारंभ हुआ था 17 नवंबर 1949 को। आगे देखिएगा, उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को उर्दू अनुवाद को संविधान सभा में किसने पढ़ा था? मोहनलाल सक्सेना ने। किसने? मोहनलाल सक्सेना ने। एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष कब बने थे? एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष बने थे और ये बने थे 25 जनवरी 1947 को। 25 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संविधान सभा के सत्रों के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है, वो आपको यहां पर बताना है। तीसरा सत्र 28 अप्रैल से 2 मई 1947। पांचवां सत्र, यहां पे अगस्त कर लो आप, अगस्त, ये गलत दिया हुआ है। आठवां सत्र 16 मई से 16 जून 1949 और 10वां सत्र 6 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 1949। आगे चलिएगा, संविधान सभा की पहली बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक है कॉन्स्टिट्यूशन हॉल नई दिल्ली में सोमवार 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस बैठक में फ्रैंक एंथनी को उपसभापति बनाया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक में 207 सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें से 10 महिला सदस्य थी। तो तीनों ही कथन सही है, तो सही कथन तीनों ही है, तो उपयुक्त सभी ऑप्शन डी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने भारत को निम्नलिखित में से को छोड़कर बाकी सभी होना घोषित किया है? धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, प्रजातांत्रिक, गणराज्य, साम्यवादी को छोड़कर। किसको? साम्यवादी को छोड़कर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य सबसे पहले नहीं आता है? समाजवादी, संप्रभु, लोकतांत्रिक, संघीय नहीं आता है। कौन सा नहीं आता है? संघीय दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? संघवाद नहीं है। कौन सा नहीं है? संघवाद शामिल नहीं है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? स्वतंत्रता, न्याय, समानता, कुलीन तंत्र नहीं है। कौन सा नहीं है? कुलीन तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संविधान की प्रस्तावना का अंग नहीं है? धर्मनिरपेक्ष, स्वतंत्रता, सहिष्णुता, संप्रभुता, सहिष्णुता नहीं है। कौन सा नहीं है? सहिष्णुता। नेक्स्ट है, हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है न्याय का, भातृत्व का, प्रतिष्ठा की समानता का, वयस्क मताधिकार का उल्लेख प्रस्तावना के अंदर नहीं किया गया। आगे देखिएगा, भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत क्या है? एक गणतंत्र। भारत एक गणतंत्र है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र क्या होता है? राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो, यानी जैसे राजा महाराजा थे तो राजा है, उनका बेटा ही आगे राजा बनेगा। समझ गए? यहां पर हमारे नहीं है, यहां पर जनता जिनको चुनकर बनाती है वो बनते हैं। जैसे प्रधानमंत्री बनेंगे तो लोकसभा सदस्यों के माध्यम से, लोकसभा सदस्यों से चुने जाएंगे। राष्ट्रपति है तो लोकसभा सदस्यों के या विधानसभा सदस्यों के मताधिकार से चुने जाएंगे। आगे देखिएगा, संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? स्वतंत्रता, समता, समाजवादी, ये बाद में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। समाजवाद निम्न में से क्या प्राप्त करने में सफल रहता है? समाजवाद
समाज में अधिकतम सामाजिक कल्याण, सामाजिक कल्याण। नेक्स्ट है, भारत में संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसे धर्मनिरपेक्ष शब्द है वो जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया गया है? कौन सा जारी किया गया है वो आपको यहां पर बताना है दोस्तों। तो जल्दी से एक बार सभी साथी है इसका उत्तर कमेंट कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं। बड़े बड़े क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सही की तलाश में आगे बढ़ते हैं। तो आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित रिटों में से किस एक का अक्षर अर्थ शरीर आपके पास लाया जाए है? तो यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण का। किसका है? बंदी प्रत्यक्षीकरण का। किसी व्यक्ति को छोड़ देने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी किया जा सकता है जहां गिरफ्तारी या निरोध विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के उल्लंघन में हो। आपराधिक आरोप के लिए कारावासित किसी व्यक्ति के छुड़ाए जाने को सुनिश्चित करने के लिए जहां गिरफ्तारी न्यायालय या संसद की अवमानना के लिए हुई हो। तो यहां पर आपका सही है जो केवल एक है, सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, प्रतिषेध रिट वरिष्ठ न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। किसी अवर न्यायालय या अधिकरण को अपनी अधिकारिता से अधिक होने या नैसर्गिक न्याय के नियमों के विरुद्ध कार्य करने से रोकने के लिए प्रतिषेध जो रिट है वो वरिष्ठतम या वरिष्ठ न्यायालय है उसके द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुसार प्रतिषेध रिट किस आदेश से संबंधित है? न्यायिक व न्यायिक कल्प प्राधिकारी के खिलाफ दिया गया आदेश, अवर न्यायालय को किसी विशिष्ट मामले में जहां उसे विचार करने की अधिकारिता नहीं है कार्यवाही करने से रोकना, किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक पद को जिसके लिए वह हकदार नहीं है धारण करने से रोकना। तीसरा नहीं है, पहला और दूसरा है, तो एक नंबर ऑप्शन केवल 1 और 2 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी की जाती है? तो वो रिट होती है परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा या उत्प्रेक्षण। तो सही रहेगा उत्प्रेक्षण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन उत्प्रेक्षण रिट के संबंध में सही है? सही है वो बताना। पहला, एक न्यायालय अधिकरण अथवा अधिकारी होना चाहिए जिसे न्यायिक रूप से कार्यवाही करने के दायित्व सहित मौलिक अधिकारों से जुड़े प्रश्नों पर निर्णय लेने का कानूनी अधिकार हो। उत्प्रेक्षण रिट एक अधीनस्थ न्यायालय में कार्यवाही की प्रवृत्ति के दौरान उपलब्ध होता है। यह गलत है, पहला सही है। तो सही उत्तर ए ऑप्शन केवल एक सही रहेगा। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन को देखते हुए आगे बढ़ना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अधिकार परीक्षा रिट के जारी होने के लिए निम्नलिखित दशाओं में से कौन सी आवश्यक है? कार्यालय आवश्यक रूप से सरकारी होना चाहिए और इसे एक संविधि द्वारा अथवा स्वयं संविधान द्वारा सर्जित होना चाहिए। कार्यालय आवश्यक रूप से मूल कार्यालय होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी कर्मचारी का कार्य या नियोजन मात्र किसी दूसरे की इच्छा पर या उसके प्रसाद पर्यंत हो। कार्यालय में ऐसे व्यक्ति के नियोजन में संविधान अथवा संविधि अथवा सांविधिक लिखित का उल्लंघन होता रहा है। तीनों सही है यहाँ पे, तो ऑप्शन डी 1, 2, 3 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, अधिकार परीक्षा के एक आदेश रिट ऑफ क्वो वारंटो को जारी करने के लिए भारत के संविधान में जो अधिकथित है उसके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शर्त सही नहीं है? पद सरकारी हो और उसे विधि द्वारा सर्जित किया गया हो, पद अधिष्ठा यानी एक मूल पद होना चाहिए, उस पद के लिए उस व्यक्ति को नियुक्त करने में संविधान या कानून का वहां उल्लंघन हुआ हो, नियुक्ति सांविधिक उपबंध के अनुरूप हो। यह अधिकथित नहीं है, तो डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन आप देख रहे हैं आपका यहां से होगा कि सर इतने कठिन क्वेश्चन थोड़े आते हैं, लेकिन क्लास 9th क्लास 10th में पॉलिटी के जो टॉपिक है वहां पर जो अधिकार परीक्षा हो, उत्प्रेक्षण हो, ये जो रिट है इनके बारे में दिया हुआ है और वहीं से ये क्वेश्चन मैंने लिए हैं। तो ये ना सोचे कि इतने कठिन क्वेश्चन नहीं आते हैं, हमारे संविधान की विशेषताएं टॉपिक दिया हुआ है और वहां से ये सीधा क्वेश्चन आपके पेपर में छप सकता है। आगे देखिएगा,
भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? किस भाग के अंदर सुनिश्चित किया गया है? एक बार बताने का कष्ट कीजिएगा भाई, किसमें किया गया है? राज्य की नीति के निर्देशक सिद्ध तत्व है, राज्य नीति निर्देशक तत्व है उनके अंदर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 के तहत कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार संदर्भित है। किसमें है? तो ये भी राज्य की नीति के निर्देशक तत्व है उनके अंदर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, इनके माध्यम से सुनिश्चित करता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, कि संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया गया? तो वो था 42वां संविधान संशोधन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को यह निर्देश देता है कि वह ग्राम पंचायत की स्थापना करे? ग्राम पंचायत की स्थापना का आदेश देता है अनुच्छेद 40। कौन सा देता है? अनुच्छेद 40। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा भाग राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत किस भाग में है? भाग 4 में। किसमें है? भाग 4 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार को गोवध पर कानून बनाने की संवैधानिक शक्ति कहां से मिलती है? तो ये कहां से मिलती है? नीति निर्देशक तत्व का जो अनुच्छेद 48 है उससे। नीति निर्देशक तत्व है अनुच्छेद 48। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किया गया है? एक समान सिविल संहिता है, उसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 44 में, 44 में। नेक्स्ट है, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? यह कहा था केटी शाह ने। किसने कहा था? केटी शाह ने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 48 के पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा संदर्भित करता है? तो 48 नंबर अनुच्छेद किस में जाता है? नीति निर्देशक तत्व में। तो राज्य की नीति के निर्देशक तत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस नीति निर्देशक सिद्धांत पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है? गांधी जी के जो नैतिक दर्शन थे उनका प्रत्यक्ष प्रभाव मिलता है गोवध निषेध दोस्तों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? तो वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 43 के उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, तो अनुच्छेद 43 है, ये कित में आता है? राज्य की नीति के निर्देशक तत्व है, इनके अंतर्गत आता है। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चन जो आपके सामने हैं, और ये रही आपकी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 के लिए शेड्यूल, यानी कि आपको किस दिन किसका टेस्ट होगा, अगले 3 महीने के शेड्यूल आधारित टेस्ट सीरीज, जिसमें कुल 65 टेस्ट होंगे, वीकली 3 टॉपिक टेस्ट, 1 मेजर टेस्ट, और अंत में लगभग 10 एक साथ मेजर टेस्ट, यानी एक दिन छोड़ के एक दिन मेजर टेस्ट आपका रहेगा। तो आज ही ज्वाइन करें। कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज है प्ले स्टोर से, और चाहे लाइव बैच हो, चाहे रिकॉर्डेड बैच हो, चाहे पर्सन बैंक आपको चाहिए तो पर्सन बैंक, और टेस्ट सीरीज चाहिए शेड्यूल आधारित तो टेस्ट सीरीज, आज ही ज्वाइन करें। तैयारी में लगें, मेहनत करें और इस भर्ती में सफलता का शिखर छुएं। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज। मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।